अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1059वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, गवर्नमेंट ने CA एक्ट जो है उसको लागू कर दिया। अब NRC की बातें होने लगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो गया कि गवर्नमेंट ने ये दोनों भी बिल और क़ानून बनाने से पहले अपोजिशन पार्टियों को अपने पक्ष में नहीं लिया, उनसे सहमति नहीं ली। बड़े बड़े जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछली हुकूमतों से सबक लेना चाहिए था। इससे पहले जितनी भी मुल्क में हुकूमतें गवर्नमेंटें हुआ करती थी, उन लोगों का एक तरीक़ा कार होता था कि मुल्क में जब भी कोई नया कानून लागू करना होता था, नए बिल को पास करना होता था, तो गवर्नमेंटें अपोजिशन के भी सारे लोगों को साथ में लेकर एक कॉन्फिडेंस के साथ में सबको कॉन्फिडेंस में लेकर फिर वो बिल लोकसभा के अंदर लाया जाता था और एक दूसरे से राय मशवरा लेकर काम होता था। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में मुल्क जब हालात का शिकार हो गया, मुल्क के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस के सारे लीडरों को अपने साथ में लेकर और जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थी उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेकर और सबसे राय लेकर मशवरा लेकर फिर फैसला किया गया कि हमारे मुल्क के जो बेगुनाह मासूम लोग कैद में हैं उनको किस तरीक़े से छुड़ाया जाए, और सबसे राय मशवरा लेकर फिर एक चीज़ तय की गई और सारे लोगों की जो है वो जान छुड़ाई गई। तो पहले जो हमारे लीडर हुआ करते थे उनकी ये खुसूसियत होती थी कि वो एक दूसरे का ऐसा रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि ख़ुद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक इंटरव्यू में सुना, वो कहा करते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरा जवानी का ज़माना था और पंडित जी जो है उनका बुज़ुर्गी का ज़माना था, लेकिन उसके बावजूद पंडित जी हमेशा लोकसभा के अंदर मुझे आगे बिठाया करते थे और ये कहा करते थे कि देश को तुम्हारे जैसे जवान लोगों की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम आगे बैठा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले लीडर ऐसे हुआ करते थे, अपोजिशन वाले दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट देकर एक दूसरे को संभाल के लेकर चलने वाले, क्योंकि उनकी नज़रें पूरी दुनिया के ऊपर होती थी और मुल्क के फ्यूचर पे होती थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया है, मौजूदा हुकूमत के जो हमारे वज़ीर दाखिला है, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब, वो हमेशा सीना ठोक कर ये कहते हैं कि CAA और NRC के मसले पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और वो ये नहीं सोचते कि ये मुल्क जो है ये डेमोक्रेसी है, ये आपकी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो आने वाले और कुछ सालों तक है। हो सकता है आने वाले सालों में मुल्क की गवर्नमेंट का नक्शा बदल जाए। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपोजिशन वालों को, लॉ के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को राय मशवरा लेना ज़रूरी है। वजह यह है कि जो छोटा सा शाहीन बाग हिंदुस्तान के जो कैपिटल है हमारा, दिल्ली से जो शुरू हुआ था, फैलते फैलते वो हमारे पूरे मुल्क में फैल गया। आज हमारे हर तालुक़े के अंदर एक शाहीन बाग जो है वो लग चुका है। अब हिंदुस्तान के बाहर भी उसकी हुदूद, अब वो पूरे डिटेल्स में आपको सुनाऊं उससे पहले मेरा दिल ये चाह रहा है कि आपको मैं राहत इंदौरी की एक गज़ल सुनाता हूं, और वो गज़ल सुनाने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग से जो जोश, जो जज्बा और जो खुलूस का जो चश्मा जारी हुआ, पूरी दुनिया के अंदर सैलाब की तरह से कैसे फैल गया, वो मैं उस गज़ल के बाद आपको बताऊंगा। चूँकि मेरा दिल बेचैन हो रहा है वो गज़ल पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ राहत इंदौरी साहब की। वो फरमाते हैं, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो,
जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। आसमान की तरफ इशारा करके, ये सब जो नजर आ रहा है आसमान में, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और आगे फरमाया, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और उसके बाद जो फरमाया उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मोहतरम दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पे वापस से आता हूँ। दिल्ली के शाहीन बाग से जो चश्मा जारी हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूके के अंदर वो जो चश्मा था उसकी छोटी छोटी शाखें कायम हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूएसए। अमेरिका के अंदर 40 शहरों में लोगों ने वहाँ पे अपना अपना शाहीन बाग लगा दिया है। और बस ये आग वहाँ तक ही नहीं पहुँची है। यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन ने एक बिल यूरोपियन यूनियन के अंदर पेश किया। और यूरोपियन यूनियन के जो 550 मेंबर है उनमें से 526 ने उस बिल को अपना 100% सपोर्ट, अपनी रजामंदी और अपनी सहमति जारी की। और ये कहा गया यूरोपियन यूनियन में कि CAA सिर्फ हिंदुस्तान ही के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक बिल है जो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया है। इसलिए कि दुनिया में अब जो भी कायदे कानून बनते हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बनते। और साफ लफ्ज़ों में इस बिल के अंदर एक कम्युनिटी को बाहर रखा गया है और वो है मुसलमान। तो दिल्ली का शाहीन बाग हिंदुस्तान के हर हर तालुक़े में आबाद हो गया, हर हर ज़िले में आबाद हो गया। और फिर हिंदुस्तान की हुदूद को फलांग कर वो लंदन में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, पूरे इंग्लैंड में जाने के बाद अब वो यूएसए के अंदर जा चुका है। और यूएसए में जाने के बाद वहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं और वहाँ के जो स्टेट्स है 40 जगहों पर, उससे ज़्यादा होगा लेकिन BBC लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक 40 का फिगर मुझे अच्छी तरह से याद है। 40 जगहों पर आज वो शाहीन बाग लग चुके हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की इमेज ख़राब हो रही है। इसलिए कि पुराने जो लीडर हुआ करते थे, पहले के जो PM हुआ करते थे, पहले के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो हर मसले में अपोजिशन को पहले कॉन्फिडेंस में लेते थे, राय लेते थे, मशवरा लेते थे। उनकी ज़ुबान जो होती थी उसमें नरमी होती थी, सबको समेट कर, सबको साथ में लेकर चलने की बात होती थी।
इसीलिए मैंने अभी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी कोई मसला होता था तो वो सोनिया गांधी जी से, मनमोहन सिंह जी से और इसी तरीके से दूसरे जो अपोजिशन लीडर है उनको पूरा पूरा रिस्पेक्ट देकर उनसे राय और मशवरे लिया करते थे। लेकिन अब मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं, दिल्ली इलेक्शन के वक्त में हम देख रहे हैं लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज हमारे लीडरों की कहीं पे जो है नारेबाजी की जा रही है, कहीं पे नारेबाजी गद्दारों के नाम की नारेबाजी हो रही है, तो कहीं पर जो है मस्जिदों को 1 घंटे में साफ़ करने की बात हो रही है, तो कहीं पे कुछ हो रही है, तो कहीं पे कुछ। इस तरीके के अल्फाज और इस तरीके की लैंग्वेज हिंदुस्तान के जैसा जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के जैसा जो गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, उसके लॉ, उसके कायदे, उसके कानून के अलावा उसकी जो अस्मिता है उसके भी ख़िलाफ़ है, हमारी शान के ख़िलाफ़ है। इस तरीके के अल्फाज कहना, हमारे मुल्क में इतना प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन दुनिया को वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है कि कौन सा लीडर क्या बयान दे रहा है, और वो बयान देने वाला ये नहीं सोच रहा है उसके उन अल्फाज से उसकी इमेज ख़राब नहीं होंगी, बल्कि पूरे मुल्क के ऊपर उसका असर पड़ेगा। उसको क्या लेना देना है ख़ुद की इमेज से, कि उसकी इमेज बाकी भी रहेंगी, ख़राब भी होंगी, या बेचारे की इमेज भी है या नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे लेकिन हमारा देश है ये, हमारा भारत देश है, हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, लोग हमसे ये सवालात पूछते हैं, हमको सफाई देनी पड़ती है कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है सिर्फ मीडिया के अंदर और कुछ लोग हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे ऐसे कुछ होते हैं, तो उन लोगों की बातों को इग्नोर करने का हमको सफाई देना पड़ती है। इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी शाहीन बाग की तमाम माँ बहनों के लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी क़ुरबानियों को रायगा नहीं जाने देगा। ये तुम्हारी क़ुरबानियाँ हैं जो हिंदुस्तान से लेकर तो कैलिफोर्निया तक और जो सैन फ्रांसिस्को तक पहुँच चुकी है, और इंशाअल्लाह ये क़ुरबानियाँ ज़रूर रंग लाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।